चलिए भाई, नमस्कार सभी को। और हम बात कर रहे थे, जेपी गिलफोर्ड साहब का था स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की कई सारी थ्योरी हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। बुद्धि के लगभग आज तक हम 5-6 थ्योरी कर चुके हैं। आज जो हम बुद्धि का जो थ्योरी करने वाले हैं, स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, या फिर हम बात करें कि बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत, जो कि दिया था जेपी गिलफोर्ड साहब ने। जेपी गिलफोर्ड साहब का जो सिद्धांत है, इसकी दो डायमेंशंस, दो विमाएं हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तीसरा डायमेंशन या तीसरी विमा आज हम कर रहे हैं कि तीसरी विमा में क्या कहा गया है, इस डायमेंशन में क्या बातें कही गई है, और इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत कल डिस्कस कर लिया था कि जो थर्ड डायमेंशन क्या होता है, वो फर्स्ट डायमेंशन और सेकेंड डायमेंशन। फर्स्ट डायमेंशन में क्या है, विषय वस्तु है, कंटेंट है, और सेकेंड डायमेंशन में क्या है, ऑपरेशंस है, मेंटल ऑपरेशंस, मानसिक संक्रियाएं, हमारे दिमाग में जो संक्रियाएं चलती हैं वो चीज़ें उसमें शामिल हैं। तो विषय वस्तु और संक्रियाएं जब आपस में मिलती हैं तो उसका क्या आता है, उसका प्रोडक्ट आता है, उसका रिजल्ट आता है, और वही तीसरी विमा कहलाती है। तो इस तीसरी विमा में थर्ड डायमेंशन उत्पाद है या परिणाम है। किसका उत्पाद या परिणाम है? पहली विमा का और दूसरी विमा का। पहली विमा में क्या होता है, विषय वस्तु होता है, कंटेंट होता है, और सेकंड डायमेंशन या दूसरी विमा में क्या होता है, मेंटल ऑपरेशंस होती हैं, मानसिक संक्रियाएं होती हैं। क्लियर है? इसमें देखिएगा जो उत्पाद या परिणाम कौन कौन से होते हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूंगा ताकि और स्पेस मिल जाए मैं लिखने के लिए। दिख रहा है ना? चलिए, टोटल इसमें 6 चीजें हैं। यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लास ऑफ यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपको रिलेशन बिटवीन यूनिट्स। नेक्स्ट है आपको सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन, सिस्टम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिस्टम ऑफ इम्प्लीकेशन। इसको यदि हम हिंदी में बात करें, देखिएगा, इसको मैं समझाऊंगा अभी बारी बारी से क्या होता है। यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन यानी सूचना की इकाई। नेक्स्ट जो आपका क्लास ऑफ यूनिट्स यानी इकाइयों के वर्ग। रिलेशन बिटवीन यूनिट्स यानी इकाइयों में संबंध। सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन यानी सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी इसमें एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें इंफॉर्मेशन भरी पड़ी होती है, यानी इसको हम कह सकते हैं सूचना प्रणाली। क्या बोलेंगे? सूचना प्रणाली। और ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन वाला है, इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्तन प्रणाली। और सिस्टम ऑफ इम्प्लीकेशन यानी निहितार्थ प्रणाली। देखिएगा, ये टोटल हो गया आपके पास कितने? 6। सूचना की इकाई, इकाइयों के वर्ग, इकाइयों के बीच में क्या संबंध होते हैं। नेक्स्ट है आपका सूचनाओं की प्रणाली, देन है प्रत्यावर्तन प्रणाली, और सबसे लास्ट में है आपका निहितार्थ प्रणाली। इस थ्योरी में जो जेपी गिलफोर्ड साहब की जो थ्योरी है बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत, इसमें पहली बात तो ये है कि आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसमें 3 डायमेंशन होते हैं, 3 डायमेंशंस होती हैं इसमें। और जो पहली डायमेंशन है उसमें कितने हैं टोटल? 6 कंटेंट हैं, 6 कंटेंट हैं। और यदि हम उसकी बात करें, ऑपरेशंस, मानसिक संक्रियाओं की बात करें, तो उसमें कितने हैं? 5 है। यानी फर्स्ट में 6 है, सेकंड में 6 क्या है? कंटेंट है। 5 क्या है? ऑपरेशंस हैं। हिंदी में बात करें तो क्या हो जाएगी? संक्रियाएं। ठीक है।
ये क्या है, विषय वस्तु है। और मैंने आपको बताया था कि ये दोनों मिल करके तीसरा बनाते हैं जिसका नाम क्या है, उत्पाद। और भी टोटल कितना है, 6 है। यानी इसमें एक क्वेश्चन जो मैंने देखा है प्रीवियस ईयर पेपर्स में, वो इस तरह से पूछा गया था कि गिलफोर्ड साहब की जो थ्योरी है, गिलफोर्ड साहब का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अकॉर्डिंग टोटल कितने क्रियाएं हो सकती हैं। तो देखिए, इसके 6, इसके 5, इसके 6, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 मानसिक संक्रियाएं। डन है, 180 मानसिक संक्रियाएं हो गई। चलिए, गिलफोर्ड साहब हो गए ओवर। इसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरी उठाएंगे। नेक्स्ट थ्योरी कौन सी है वो देखेंगे। तरल एवं ठोस बुद्धि सिद्धांत। फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस थ्योरी, यानी बुद्धि तरल होती है और बुद्धि कैसी होती है, बुद्धि ठोस होती है। ये एक अटपटी बात होगी और इस अटपटी बात को कहने वाले व्यक्ति कौन है, हम उनके बारे में जान लेंगे। इस बात को कहने वाले जो लोग हैं वो 1963 में कैटल ने दिया। इनका मानना था जो इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि है, वो 2 तरह की पाई जाती है। तरल बुद्धि और दूसरा है आपको तरल बुद्धि, फ्लूइड इंटेलिजेंस, एंड सेकेंड इज ठोस बुद्धि या क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। अब तरल बुद्धि में क्या होता है वो देखेंगे। आपको याद होगा हमने स्पीयरमैन का 2 फैक्टर थ्योरी किया था, द्विकारक सिद्धांत किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो बुद्धि है, बुद्धि में 2 तत्व होते हैं या बुद्धि में 2 कारक होते हैं। मैंने इसको आपको डायग्राम से समझाया था, यदि आपको ध्यान होगा तो मैंने ये कहा था ये जी फैक्टर है और इसमें कई सारे एस फैक्टर है। ठीक है, ऐसा डायग्राम बना के बताया था ना आपको कि ये जी फैक्टर है। एक इंटेलिजेंस तो जी फैक्टर वाला हो गया, जी फैक्टर, और दूसरा इंटेलिजेंस जो है वो एस फैक्टर का है। जी फैक्टर इंटेलिजेंस और एस फैक्टर इंटेलिजेंस। जी फैक्टर इंटेलिजेंस क्या था कि जी फैक्टर इंटेलिजेंस वो हर एक किसी व्यक्ति में पाया जाता है। मान लो कोई भी व्यक्ति जो पैदा हो चुका है, जो जन्म ले चुका है, इस धरती पर है, मानव जाति से संबंध रखता है, उसमें जी फैक्टर वाला इंटेलिजेंस पाया जाएगा। बेशक थोड़ा सा कम हो सकता है या थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जी फैक्टर पाया जाएगा। ठीक। और जो एस फैक्टर है, वो एस फैक्टर क्या है, एस फैक्टर मतलब हो गया विशिष्ट योग्यता, यानी कोई स्पेशल टाइप का इंटेलिजेंस है, किसी काम को कर पाना या उस काम को ना कर पाने का इंटेलिजेंस के बारे में बात हो रही है। तो देखिएगा, इसका सिंपल सा मतलब इतना है भाई, इसको समझाने का, डायग्राम को दोबारा बनाने का पर्पज जो है वो इतना ही है कि जो कैटल साहब का जो ये है ना तरल बुद्धि, ये स्पीयरमैन के जी फैक्टर जैसा है। यह बाय बर्थ होता है, यानी जन्म के टाइम से ही
यह बाय बर्थ होता है, यानी जन्म के टाइम से ही हर एक व्यक्ति में, जन्म के टाइम से ही हर एक व्यक्ति में ये पाया जाता है। इसके अलावा और क्या बोलेंगे? यह चूंकि बाय बर्थ होता है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हर एक व्यक्ति में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें और चीजें क्या है, इसको एक नाम और जानते हैं कि इसमें तर्क शक्ति होती है। इसमें तर्क शक्ति यानी लॉजिकल रीजनिंग की पावर होती है, तर्क शक्ति होती है। यानी जो तर्क शक्ति है ना दोस्तों, तर्क शक्ति वो तरल बुद्धि में पाया जाता है, ठोस बुद्धि में नहीं पाया जाता। ठीक, चलिए जब ठोस बुद्धि क्या है वो देख लेते हैं। ठोस बुद्धि को देखते हैं यदि हम, चलिए ठोस बुद्धि की बात करें तो यह स्पीयरमैन के एस फैक्टर के समान है। इसके अलावा यह हर एक व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। देखिए, एक नॉर्मल इंटेलिजेंस यानी इंटेलिजेंस का एक एवरेज लेवल, एक जो है औसत बुद्धि हम में भी है, आप में भी है, इंसान हर एक इंसान में है। लेकिन मेरा इंटेलिजेंस अलग है, आपका इंटेलिजेंस अलग है। तो जो इंटेलिजेंस में जो अलग है, जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस कौन से इंटेलिजेंस की वजह से आया है? क्योंकि जी फैक्टर तो सब में है, समान योग्यता तो मुझ में भी है और आप में भी है। तो अंतर कहाँ है? अंतर है एस फैक्टर में। एस टाइप का जो इंटेलिजेंस है उसमें अंतर आ जाता है, क्योंकि हो सकता है आपके अंदर सुंदर हैंडराइटिंग लिखने का इंटेलिजेंस हो, मेरे अंदर वो इंटेलिजेंस नहीं है। हो सकता है मैं अच्छा बोल लेता हूं और आप अच्छा नहीं बोल पाते हो। मैं अच्छी ड्राइविंग कर लेता हूं और आप ड्राइविंग नहीं कर पाते हो। यानी एस फैक्टर जो हो गया वो हर एक काम के लिए अलग अलग इंटेलिजेंस होता है, और वो इंटेलिजेंस किसी में पाया जाता है, किसी में नहीं पाया जाता, किसी में ज़्यादा पाया जाता है, किसी में कम पाया जाता है। और यही है आपका ठोस बुद्धि का सिद्धांत। और इसको हम बोलेंगे ये बाय बर्थ नहीं होता, यह एक्वायर्ड यानी अर्जित योग्यता है। ये बाय बर्थ नहीं मिलता, ये हमें सीखनी पड़ती है, कमानी पड़ता है, ये हमें कमा करके अर्जित करना पड़ता है। चलिए, इसके अलावा और क्या कहेंगे इसके बारे में हम? यह वयस्क अवस्था तक बढ़ता रहता है। देखिए, आपके अंदर जी फैक्टर जो है वो स्थिर रहेगा, क्योंकि बाय बर्थ है। पैदा होने के टाइम पे, जन्म लेने के टाइम पे आपके अंदर जी टाइप का इंटेलिजेंस जितना आ गया उतना आ गया। बर्थ के बाद, जन्म लेने के बाद जी टाइप का जो इंटेलिजेंस है आप उसको नहीं बढ़ा सकते। लेकिन एस टाइप का इंटेलिजेंस क्या है? ये बाय बर्थ तो है नहीं, ये आप सीखते हैं, ये आप कमाते हैं। तो भैया जब तक आप सीखते रहेंगे, बुढ़ापे तक यदि सीखते रहेंगे, तो बुढ़ापे तक या उसके बाद भी जब तक आप इसे सीखते रहेंगे तब तक ये आपका इंटेलिजेंस बढ़ता रहेगा। हालांकि बुढ़ापे तक नहीं होता, वयस्क अवस्था तक बोला जाता है। एडल्टहुड जो है आपका 35 साल लगभग की जो एज है, 35 साल एडल्टहुड, वयस्क अवस्था, तब तक ये वाला इंटेलिजेंस बढ़ता है। कैटल साहब की बात इतनी थी बस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो थ्योरी है देखिएगा, बहुत अच्छी थ्योरी और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, या फिर बात करें इसे बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, क्या कहेंगे? बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये जो दिया था ना, ये जो थ्योरी देने वाले थे 1983 में हॉवर्ड
हॉवर्ड गार्डनर साहब ने दिया था। ठीक है, गार्डनर में जो है इसमें आपका हॉवर्ड गार्डनर साहब ने दिया था ये थ्योरी, 1983 में दिया था। इस थ्योरी में हालांकि इसको उन्होंने बाद में 1998 99 में संशोधित किया और कुल 9 प्रकार की बुद्धि बताया। यानी इन्होंने कहा कि जो इंटेलिजेंस है ना, वो इंटेलिजेंस एक तरह का नहीं होता। इंटेलिजेंस क्या है? मल्टी इंटेलिजेंस होता है। मल्टी इंटेलिजेंस बहुबुद्धि सिद्धांत है। यानी हर एक व्यक्ति में एक या एक से ज़्यादा टाइप की बुद्धि पाई जाती है। और इन्होंने अपनी थ्योरी में बाद में 1998-99 में अपना जो थ्योरी था, जो सिद्धांत था, उसको संशोधित किया और उसके बारे में कहा कि भैया टोटल 9 तरह की बुद्धि होती है, टोटल 9 टाइप का इंटेलिजेंस पाई जाता है। और 9 टाइप का इंटेलिजेंस क्या है, उस पर क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। आप इतना मत सोचिएगा, देखिए जब आपने सेलेक्ट होना है तो पढ़ना पड़ेगा। आप ऐसा मत सोचें कि अच्छा इससे क्वेश्चन थोड़ी बनता है। जहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनेगा मैं वहाँ पे डीप में नहीं घुसूंगा, लेकिन जहाँ पे क्वेश्चन बनेगा वो थोड़ा सा बोरिंग भी होगा, थोड़ा सा फैक्चुअल भी होगा, लेकिन आपको सीखना है यदि सिलेक्ट होना है तो। आप खुद को यदि कंफर्ट जोन में रखेंगे, इजी जोन में रखेंगे कि अरे ये सब मुश्किल है, इसमें नहीं घुसना, तो फिर सिलेक्शन उतना आसान नहीं है। तो मन लगा के कोशिश कीजिए कुछ ट्रिक ढूंढने की। कुछ ट्रिक हम बताएंगे, कुछ ट्रिक्स आप ढूंढें और कोशिश करें कि उससे रिलेटेड चीज़ों को आप याद करें, ना कि उसको इग्नोर करें। देखिए पहला जो आपका लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, भाषाई बुद्धि होगी। ये बुद्धि जिसमें पाई जाएगी वो व्यक्ति या तो कवि बनेगा, लेखक बनेगा, है ना, बहुत अच्छा किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा प्रवक्ता बन सकता है। कौन सा है वो, संबित पात्रा जैसे व्यक्ति, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतलब इतना इनके पास भाषाई बुद्धि इतनी ज़्यादा होती है। वकील बन सकता है कि बस सत्य को झूठ, झूठ को सत्य साबित कर देंगे मिनट में और आप उसे पकड़ भी नहीं पाएंगे। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जिसको बोलेंगे तार्किक अंक गणितीय बुद्धि। ठीक है, 3 4। इसके अलावा और कौन कौन सी टाइप के इंटेलिजेंस है वो देखेंगे आप। मैं बोल रहा हूँ, आप फटाफट नोट करेंगे। देखिए, जिसमें भाषाई बुद्धि पाई जाती है वो व्यक्ति या तो अच्छा कवि बन सकता है, अच्छा लेखक बन सकता है, अच्छा वकील बन सकता है। तार्किक अंकगणितीय बुद्धि या लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जिसमें पाई जाएगा वो व्यक्ति अच्छा इंजीनियर बन सकता है ना, आर्किटेक्ट बन सकता है। नेक्स्ट है आपका स्पेशल इंटेलिजेंस, स्थानिक बुद्धि। ये व्यक्ति अच्छा जो है आपका नाविक जिसे बोलते हैं, है ना, बोट वगैरह चलाने वाला, डायरेक्शन वाला, मूर्तिकार,
मूर्तिकार जो होते हैं मूर्ति बनाते हैं, या फिर जो पेंटिंग वेंटिंग बनाने वाले होते हैं वो लोग इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपके बॉडी काइनेटिक इंटेलिजेंस, शरीर गति की बुद्धि। ये वो व्यक्ति हैं जिनका अपनी बॉडी पे कंट्रोल बहुत अच्छा होता है, बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, उसे मनचाहा तरीके से प्रैक्टिस करवा करके, उसे अभ्यास दिलवा करके, है ना, अपने मनचाहा काम करवा सकते हैं। तो ये जो व्यक्ति हैं इनमें ये लोग जिम्नास्ट वगैरह में, है ना, या फिर स्पोर्ट्स वगैरह में, एथलीट्स वगैरह में बहुत आगे जा सकते हैं। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि स्पेशल इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति स्पोर्ट्स में नहीं जा सकता, या फिर स्पेशल इंटेलिजेंस या लॉजिकल वाला बंदा कभी नहीं लिख सकता, बन सकता है। लेकिन इन लोगों में जिसके अंदर ये वाली बुद्धि है, उनके उस फील्ड में सफल होने के, सक्सेस होने के जो चांसेस हैं, जो परसेंटेज हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं बजाय बाकी सबके। चलिए और देखिए, टोटल 9 है, 4 हम कर चुके हैं, बाकी 5 हमने और देखने हैं। वो देखिए कौन कौन से हैं। संगीत बुद्धि हो गया, पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस हो गया, बहुत सारे हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इसमें आपको पता चल गया क्या होगा। संगीत बुद्धि। नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत आत्मबुद्धि। इसमें क्या होता है कि पर्सन को अपने बारे में, अपनी नीड्स के बारे में, अपनी क्षमताओं के बारे में, अपने पॉजिटिव्स, अपने नेगेटिव्स बहुत अच्छी तरीके से पता होता है। ठीक है, वो खुद को बहुत अच्छे तरीके से जान रहा होता है। नेक्स्ट, पर्सनल अदर्स इंटेलिजेंस, इसको क्या बोलेंगे, व्यक्तिक अन्य बुद्धि। यानी इसमें जो व्यक्ति है, इसमें व्यक्ति दूसरों की, जो उसके आसपास की सराउंडिंग्स हैं या दूसरे व्यक्ति हैं, मित्र हो गए, परिवार के सदस्य हो गए, उनके बारे में, उनकी नीड्स के बारे में, ठीक है, उनकी भावनाओं के बारे में, उनकी इमोशंस के बारे में बहुत अच्छी समझ रखता है, बहुत अच्छे तरीके से समझता है उसे। और ऐसा व्यक्ति जो अपने आसपास को समझे कि इसकी क्या नीड है, इसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, ये कैसे खुश हो सकता है ना, इसकी मैं क्या मदद कर सकता हूँ, ये इसकी ताकत क्या है, इसकी कमजोरियाँ क्या हैं, ऐसा व्यक्ति नेता बहुत अच्छा बन सकता है, लीडर बहुत अच्छा बन सकता है, सोशल सर्विस करने वाला बहुत अच्छा बन सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। और इसके बाद नेचुरलिस्टिक के बाद जो नेक्स्ट है आपका वो है एग्जिस्टेंशियल। प्राकृतिक बुद्धि। और ये हो गया आपका अस्तित्ववादी। देखिएगा होता क्या है कि ये जो आपका ना नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, प्राकृतिक बुद्धि, इन लोगों में नेचर की समझ बहुत अच्छी होती है। अपने आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, सबके प्रति इनके मन में सम्मान होता है, उनको समझते हैं, ठीक है, और उनकी वैल्यू करते हैं नेचर में। ये लोग जो हैं वो इन्वायरमेंटलिस्ट, जो पर्यावरणविद होते हैं, पर्यावरण को बचाने से रिलेटेड जो काम करते हैं, वो इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये लोग गार्डनर वगैरह, माली वगैरह बहुत अच्छे बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने काम को एंजॉय करते हैं। वाइल्ड लाइफ में जितने भी लोग हैं वो इसमें सक्सेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, अस्तित्ववादी बुद्धि। इसका मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति
ऐसा व्यक्ति जो मानव के अस्तित्व को समझता है, मानव जीवन की वैल्यू को समझता है, आत्मा परमात्मा को समझता है, यानी ये लोग फिलॉसफी के फील्ड में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, ये लोग गाइडेंस एंड काउंसलिंग के फील्ड में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, ये लोग काउंसलर वगैरह बहुत अच्छे बन सकते हैं। जो धर्मगुरु हैं वो इस फील्ड में आगे, धर्मगुरु के फील्ड में ये लोग आगे बढ़ सकते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ? सबसे लास्ट वाला का, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। और यहीं पे आपका गार्डनर का जो मल्टी इंटेलिजेंस का टॉपिक है, बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है, वो हो गया द एंड। इसके बाद जो है आपका वो देखेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और ये जो थ्योरी दी थी इन्होंने 1970 में दिया था, 1970 में दिया था। और इसमें जो टोटल है आपका देखिए, हालांकि सीडीपी जो सब्जेक्ट है, सीडीपी के सब्जेक्ट में जीन पियाजे अपने आप में एक टॉपिक है, पूरा का पूरा टॉपिक है। इस पर एक पूरा लेक्चर वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि जीन पियाजे ने डेवलपमेंट को जिस तरह से 4 स्टेज में डिवाइड किया है, वो हर एक बच्चे के लिए, यानी इंटेलिजेंस बुद्धि के टॉपिक से अलग डेवलपमेंट वाले टॉपिक में भी हम कर चुके हैं। हम लोग नहीं किया तो मुझे बता देना, मेरा व्हाट्सअप नंबर है आपके पास, उस पर कमेंट कर दें, आप बता दें उस पर मैसेज भेज करके कि ये टॉपिक हुआ है नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से मैंने करवा दिया है, ठीक है। हालांकि मैं भी अपने रिकॉर्ड में चेक कर लूँगा जो इंडेक्स मैंने बना रखा है कि क्या टॉपिक हुआ है क्या टॉपिक नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ होगा तो इस टॉपिक को हम एक पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि सीडीपी का जो पेपर है वो चाहे कहीं भी हो, किसी भी स्टेट में हो, किसी भी एग्जाम के लिए हो, टीचर से रिलेटेड यदि एग्जाम है और उसमें सीडीपी पूछा जा रहा है, तो जीन पियाजे का क्वेश्चन एक ना एक तो बनना ही है। या फिर जीन पियाजे ने जो टर्म्स दिए हैं, जीन पियाजे की जो अवधारणाएं हैं, जो कॉन्सेप्ट इन्होंने जीन पियाजे ने दिया है, उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक। तो देखिएगा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास क्या है, वो टोटल इन्होंने डेवलपमेंट को 4 स्टेज में डिवाइड किया भाई, 1, 2, 3 एंड 4। पहला जो आपका वो है सेंसरी मोटर स्टेज, हिंदी में इसको बोलते हैं संवेदी गामक अवस्था। और ये जो आपका 0 से 2 वर्ष होता है, यानी बच्चा जब से पैदा होता है तब से लेकर के 2 साल तक की एज का जो बच्चा है वो पहले स्टेज में आता है, सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गामक अवस्था। इसमें बच्चा क्या है कि इसमें बच्चा मोस्टली चीज़ें अपने जो सेंसरी मोटर्स हैं, ज्ञानेंद्रियां, स्वादेंद्रियां, इनका यूज करके, हाथ पैर कान आँख नाक, है ना, इन सब का यूज करके, जीभ का यूज करके, मुंह का यूज करके चीज़ों को जानने समझने की कोशिश करता है, ठीक है। बच्चे का इंटेलिजेंस इसमें डेवलप चूंकि हो चुका होता है बर्थ के साथ ही, बहुत तेजी से उसका इंटेलिजेंस भागता है, लेकिन वो ज़्यादा मूव नहीं कर पाता, ज़्यादा दर दुनिया नहीं देख पाता, अपने घर में अपने बेड पे पड़े पड़े जो जहाँ तक उसके ये जो इंद्रियां हैं, सेंसरी मोटर्स हैं, वो सेंसरी मोटर जहाँ तक उसकी रीच होती है वहाँ तक की चीज़ों को समझ पाता है, जहाँ तक वो देख पाता है, जहाँ तक सुन पाता है, वहाँ तक की चीज़ों को सीख पाता है। नेक्स्ट जो आपका वो है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल स्टेज या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये जो आपका 3 साल से लेकर के 6 वर्ष तक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी ये वो स्टेज है। संक्रियात्मक का क्या मतलब है? ऑपरेशनल यानी कौन से ऑपरेशन की बात हो रही है, कौन सी संक्रिया की बात हो रही है? मानसिक संक्रिया की बात हो रही है, मेंटल ऑपरेशंस की बात हो रही है। यानी वो जगह जहाँ पर बच्चे का दिमाग पूर्ण रूप से कार्य करना शुरू कर देता है, दिमाग में जो मेंटल प्रोसेस हैं वो जटिल होने लगती हैं, कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस बच्चा करने लग जाता है। तो उस कॉम्प्लेक्स लेवल पर पहुंचने से पहले का स्टेज है,
यानी बच्चा जो है, बच्चे के दिमाग में मेंटल प्रोसेस तो होने लगा है, लेकिन ये मेंटल प्रोसेस उस टाइप का नहीं है कि हम उसको प्रॉपर मानसिक संक्रियाएं कह सकें। स्टार्टिंग है ना, प्राइमरी स्टेज पे है, इसलिए इसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। और इसको यदि हम बात करें तो ये जो एज है ना 3 से लेकर के 6 साल तक में, इसका एक नाम और है, इसका नाम दिया जाता है टॉय एज। कौन सा? टॉय एज या खिलौनों की आयु, या फिर इसको प्री स्कूल एज भी बोला जाता है, पूर्व विद्यालय अवस्था, क्योंकि इस एज में बच्चा नर्सरी केजी इन क्लासेस में पढ़ रहा होता है, प्ले स्कूल में पढ़ रहा होता है, वो स्कूल में नहीं जाता। डन। चलिए नेक्स्ट देखिए। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये जो आपका 7 साल से लेकर के 11 साल तक है, 7 से लेकर के 11 साल तक का एज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। देखिए ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा स्कूल जाना शुरू हो चुका होता है, इसीलिए ये जो तीसरी स्टेज है, जो तीसरी अवस्था है, इसका एक नाम और है। वो नाम क्या है? वो नाम है स्कूल एज, विद्यालय अवस्था, स्कूल एज विद्यालय अवस्था। और एक नाम और भी है, क्योंकि इस एज में बच्चा अपने दोस्तों का गैंग बना करके रहना शुरू कर देता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है गैंग एज भी बोला जाता है। गैंग एज, बच्चों का गैंग यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी स्ट्रॉन्ग गैंग होते हैं, उनकी फीलिंग्स, उनके बॉन्ड आपस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। चलिए कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, लेकिन यहाँ पर संक्रियात्मक के अलावा मूर्त शब्द जुड़ा हुआ है। ऑपरेशनल स्टेज के अलावा यहाँ पर कंक्रीट जुड़ा हुआ है। और इसका जो नेक्स्ट है वो देखिएगा, फॉर्मल। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी इसमें भी क्या है, एक न्यू कॉन्सेप्ट आया है। यानी यहाँ पर मूर्त है, यहाँ पर अमूर्त है, यहाँ पर कंक्रीट है और यहाँ पर क्या है? फॉर्मल है। क्या मतलब है? देखिएगा, जो मूर्त है ना, मूर्त का मतलब होता है भौतिक, भौतिक या फिर फिजिकल, यानी जिसको आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं। दूसरा हो गया अमूर्त, इसका अपोजिट हो गया, यानी जिसको आप ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, ठीक है, सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, सिर्फ आप फील कर सकते हैं, जिसे आप सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। यानी इसमें एक काल्पनिक या इमेजिनरी चीज़ें आती हैं, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, कोई फिक्स स्वरूप नहीं है, कोई फिक्स ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे हम कहें कि भैया बताओ स्वतंत्रता के बारे में बताओ, स्वतंत्रता क्या होती है, ईमानदारी क्या है, कर्तव्यनिष्ठा क्या है, इंटीग्रिटी क्या है। तो आप इनके बारे में कोई प्रॉपर, जैसे मैं बोलूं कर्तव्यनिष्ठा, तो आपके माइंड में किसी चीज का इमेज आया क्या? नहीं आया। कर्तव्यनिष्ठा खुद अपने आप में एक कोई उसका फिजिकल रूप नहीं है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। हाँ, ये बात हो सकता है कि मैं ईमानदारी की बात करूं तो आपके अंदर कोई ईमानदार आदमी का इमेज आ जाएगा, हाँ वो बड़ा ईमानदार था, या फिर टीचर ने उसको इस काम पे ईमानदारी के लिए शाबाशी दिया था कि यस ये बच्चा बहुत ही ऑनेस्ट है, बहुत ईमानदार है। तो इस तरह का जो इवेंट है, जो घटनाएं हैं, वो आपके दिमाग में इमेज बना सकती हैं, लेकिन ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, आज़ादी, इनका अपने आप में कोई स्वरूप, कोई इमेज नहीं आएगा आपके दिमाग में। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी? अमूर्त होगी। इसको आप टच नहीं कर सकते, इसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो इस स्टेज में जो बच्चा है, 7 से 11 साल का जो एज का बच्चा है, उस एज में बच्चा
उस एज में बच्चा सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों के बारे में मेंटल ऑपरेशंस कर सकता है, मानसिक संक्रियाएं कर सकता है। लेकिन इस एज में बच्चा आकर के जो काल्पनिक चीज़ें हैं, जो इमेजिनरी चीज़ें हैं, उनके बारे में भी काम करने लग जाता है। यानी बच्चे का जो मेंटल ऑपरेशंस हैं और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या जटिल अवधारणाओं पे काम कर सकता है। उसका मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसका इंटेलिजेंस, उसका बुद्धि और ज़्यादा डेवलप हो गया और ज़्यादा विकास कर गया। चलिए, ये हो गया जीन पियाजे साहब का कॉन्सेप्ट ओवर। डन। उसके बाद देखेंगे अब जीन पियाजे साहब के बाद कौन है, सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो गया। इसके बाद इंटेलिजेंस का ट्रायआर्किक थ्योरी है, त्रितंत्रीय सिद्धांत स्टेनबर्ग साहब के द्वारा दिया गया था कि जो बुद्धि है, बुद्धि तीन चीज़ों का एक तंत्र है, तीन चीज़ों का एक सिस्टम है। वो तीन चीज़ें क्या हैं उसको हम देख लेते हैं। ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस या फिर बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत। और इसको देने वाले कौन थे? इसको देने वाले थे आपकी गिलफोर्ड नहीं, सॉरी, ये जो है आपके वो स्टेनबर्ग साहब हैं। स्टेनबर्ग, इन्होंने तीन जो तंत्र बोला है, जो तीन बातें शामिल है बुद्धि में, वो तीन बातें क्या है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट। ठीक है, जो पहला है आपका वो है कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी। कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी, और हिंदी में यदि हम बात करें तो हो जाएगा आपका संदर्भात्मक उपसिद्धांत। ठीक है, संदर्भात्मक उपसिद्धांत। और देखिएगा भाई, जो इंटेलिजेंस के जितनी भी थ्योरी हैं या बुद्धि के जितने भी सिद्धांत हैं, उसमें दो तीन थ्योरीज ही है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका पियाजे का, जो इससे पहले हमने किया, जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी है, वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो भी हम कर रहे हैं स्टेनबर्ग साहब की थ्योरी है, ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ये इंपॉर्टेंट है। और एक हमने इससे ठीक पहले किया था वो मल्टीपल इंटेलिजेंस वाला, गार्डनर साहब का था, 1983 में दिया था उन्होंने, और 1998 और 1999 में उसको संशोधित करके 9 तरह का इंटेलिजेंस बताया था। वो बहुबुद्धि का सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दो तीन तो आप कर ही लें। हालांकि क्वेश्चन कैटल वाले पे भी बन जाता है। कैटल का जो तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि का सिद्धांत है, क्वेश्चन वहां से भी बना है। प्रीवियस ईयर पेपर में जब आप करेंगे या मैं करवाऊंगा तो आप वहां पे देख पाएंगे कि वहां से क्वेश्चन बने हुए, डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका जो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस थॉर्नडाइक साहब का है, क्वेश्चन वहां से भी बना है। यानी जितनी भी थ्योरी करवाई गई है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे ही हैं। लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं स्टेनबर्ग, जीन पियाजे और आपका मल्टीपल इंटेलिजेंस जो था गार्डनर साहब का, वो ये तीनों ही आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका एक्सपेरिमेंटल एंड नेक्स्ट कंपोनेंटल। एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस एंड नेक्स्ट इज कंपोनेंटल इंटेलिजेंस। हिंदी में यदि बात करें तो एक्सपेरिमेंटल क्या हो जाएगा? अनुभवजन्य, यानी ऐसा इंटेलिजेंस जो कि अनुभव के परिणाम स्वरूप, एक्सपीरियंस के परिणाम स्वरूप आपके सामने निकल कर आता है। अनुभवजन्य बुद्धि या सिद्धांत, अनुभवजन्य सिद्धांत। और नेक्स्ट जो है आपका वो कंपोनेंटल इंटेलिजेंस की बात करें या कंपोनेंटल सब थ्योरी की बात करें, यहाँ पे इंटेलिजेंस को हम सब थ्योरी वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा कंपोनेंटल में आ जाएगा आपका घटकीय उप सिद्धांत।
अब ये तीनों के बारे में डिटेल में जानेंगे। और नेक्स्ट जो है आपका कॉम्पोनेंटल सब थ्योरी है या घटकीय उप सिद्धांत है, इसको भी 2-3 इसके सब पार्ट हैं उसको भी देखेंगे। और उसके बाद हम चले जाएंगे सीधा आईक्यू पे काम करेंगे कि आईक्यू क्या है और आईक्यू को सबसे पहले किसने नापा, ठीक है, आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया और प्राचीन टाइम पे बुद्धि को कैसे नापा जाता था कि किस व्यक्ति में बुद्धि ज़्यादा है किस व्यक्ति में बुद्धि कम है, इस तरह के क्या कॉन्सेप्ट पहले चल रहे थे, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में यहीं स्टॉप करेंगे, आगे क्लास में देखते हैं, यहीं से अपनी क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे।